नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले भारत को तोड़ने की साजिश रचने वाले उमर खालिद के लिए न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी और अमेरिका के 8 सांसदों की सिफारिशी चिट्ठियां आपको दिखाएंगे। इनमें मांग की गई है कि उमर खालिद को भारत में जल्द से जल्द जमानत मिलनी चाहिए। ज़ोहरान ममदानी अमेरिका में उमर खालिद के माता पिता से मिले हैं और इसके बाद ममदानी ने ही उनकी मुलाकात अमेरिका के बाकी सांसदों से करवाई। यानी अमेरिका के ये सारे लोग एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिस पर भारत के खिलाफ काम करने के बहुत ही संगीन आरोप हैं और जिसका मामला इस समय भारत की सुप्रीम कोर्ट में है। ज़ोहरान ममदानी की 3 बातों पर आज पूरी दुनिया की नजर है। पहला, कुरान पर हाथ रखकर शपथ। दूसरा, उमर खालिद जैसे भारत विरोधी लोगों का समर्थन। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नफरत। और आज हम इसी नफरत को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम भारत के बुलेट ट्रेन वाले सपने को आपके लिए डिकोड करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज घोषणा की है कि 15 अगस्त 2027 से अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। आज हम आपको दुनिया भर की बुलेट ट्रेन के बारे में भी बताएंगे और यह भी डिकोड करेंगे कि जो बुलेट ट्रेन भारत में 1980 के दशक में ही आ जानी चाहिए थी, वो ट्रेन इस समय कम से कम 50 साल लेट क्यों चल रही है। और आखिर में आपको बताएंगे कि 31 दिसंबर की रात भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स किस चीज के लिए किए। तो वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद के लिए अमेरिका से 2 सिफारिशी चिट्ठियां भारत आई हैं। पहली चिट्ठी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद जिम मैकगवर्न सहित 7 अन्य सांसदों ने भारत सरकार को लिखी है, जिसमें अपील की गई है कि उमर खालिद को जमानत दी जाए। ये चिट्ठी अमेरिका में भारत के राजदूत को सौंपी गई है और चिट्ठी में इन सांसदों ने लिखा है कि वो दिसंबर यानी पिछले महीने की शुरुआत में उमर खालिद के माता पिता से मिले थे और वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक उमर खालिद की निष्पक्ष जांच और सुनवाई होनी चाहिए और उन्हें जमानत भी मिलनी चाहिए। जिम मैकगवर्न अमेरिकी संसद की एक बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी के सदस्य हैं और इस कमेटी का नाम है हाउस रूल्स कमेटी और इसके साथ ही वो टॉम लेंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन के 2 प्रमुख अध्यक्षों में से भी एक है। ये अमेरिकी संसद की मानवाधिकारों से जुड़ी एक संस्था है जो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के मामलों पर नजर रखती है। यानी उमर खालिद का जो मामला है वो इन्हें मानव अधिकार का मामला नजर आता है, वो इसे मानव अधिकारों वाला मामला मानते हैं। और दूसरी चिट्ठी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद को अपने हाथ से लिखकर भेजी है, जिसमें ज़ोहरान ममदानी ने लिखा है कि वो उमर खालिद के साथ हैं। आपकी स्क्रीन पर उस चिट्ठी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नीचे आपको ज़ोहरान ममदानी के हस्ताक्षर दिखाई देंगे और साफ उन्होंने लिखा है, देखिए, डियर उमर, और बाकी का अपना संदेश उन्होंने लिखा है। ज़ोहरान ममदानी ने पिछले महीने अमेरिका में उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात की और इससे पहले जून 2023 में भी ज़ोहरान ममदानी ने एक कार्यक्रम में उमर खालिद के समर्थन में अपना बयान दिया था। 34 साल के ज़ोहरान ममदानी ने इसी साल 1 जनवरी को न्यूयॉर्क सिटी में कुरान पर हाथ रखकर मेयर पद की शपथ ली है और न्यूयॉर्क सिटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मेयर ने अपने पद की शपथ कुरान पर हाथ रखकर ली है। Please repeat after me. I, Zohran Kwame Mamdani, I, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York, and the Charter of the City of New York, and that I will faithfully discharge the duties and that I will faithfully discharge the duties of the office of the Mayor of the City of New York, of the office of the Mayor of the City of New York, according to the best of my ability. according to the best of my ability. So help me God. So help me God.
जोहरान ममदानी के बारे में आज 3 बातें ऐसी हैं जिन पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। पहला, कुरान पर हाथ रखकर शपथ। दूसरा, भारत को तोड़ने की साजिश करने वाले उमर खालिद का खुलकर समर्थन। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नफरत। अमेरिका से आई इन 2 चिट्ठियों का मतलब यह है कि अमेरिका में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे देश के अंदरूनी मामलों में बहुत दिलचस्पी ले रही हैं। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय इकोसिस्टम है जिससे हमेशा भारत विरोधी पोस्टर बॉय की तलाश रहती है और अब उमर खालिद इस इकोसिस्टम के नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं। इस इकोसिस्टम की वजह से ही अमेरिका में जोहरान ममदानी से उमर खालिद के माता पिता की मुलाकात हुई और फिर जोहरान ममदानी ने ही अमेरिका के इन 8 सांसदों से उमर खालिद के माता पिता की मुलाकात करवाई। दिल्ली से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की दूरी करीब 12,000 किलोमीटर है और इतनी दूर जाकर कोई भी आदमी सीधे अमेरिका के इन सांसदों या फिर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने वाले जोहरान ममदानी से ऐसे सीधे मुलाकात नहीं कर सकता। आज उमर खालिद के पिता ने खुद ही ये बात बताई है कि जोहरान ममदानी ने कैसे अमेरिका के सांसदों से उनकी मुलाकात करवाने में मदद की। 9 तारीख को न्यूयॉर्क में मेरी जोहरान ममदानी से मुलाकात हुई। मैं और मेरी वाइफ वहाँ गए हुए थे। 25 मिनट तक हमारी मुलाकात रही है। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और उन्होंने जाते हुए ये भी कहा कि मैं उमर के बारे में उमर के नाम से एक लेटर देना चाहता हूँ, कुछ लाइनें लिख के देना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में कागज़ के ऊपर लिख कर दिया। तो उन्होंने कंसर्न का इजहार किया कि भाई एक नौजवान होनहार तालिब इल्म जिसने कई अहम इशूज़ उठाए हैं, देश के बड़े बड़े इशूज़ के ऊपर सवालात खड़े किए हैं, तो ऐसे आदमी को 5 साल से ज़्यादा अरसे तक जेल में रखना, ट्रायल का शुरू ना होना और उसके साथ साथ जो है बेल का ना मिलना, ये हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और इसके सिलसिले में हमें बड़ा यानी चिंता होती है कि भाई कैसे इसको बाहर आना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा भाई आप दुआ कीजिए और अपने सत्ता से जो भी आप कर सकते हैं करिए। मतलब ये कि तो उन्होंने कहा मैं जो भी हो सकता है मैं करूँगा। और उन्होंने हमको ये मशवरा दिया कि आप यहाँ आए हैं तो अगर आपकी कुछ मुलाकात यहाँ कांग्रेसमैन से हो जाए, डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ कांग्रेसमैन से उनसे मुलाकात करें आप, तो मैं उसमें सहायता कर सकता हूँ। तो हम लोग इसी प्रोग्राम के तहत में डीसी गए थे, वाशिंगटन डीसी। वहाँ मुलाकात हुई, 2 कांग्रेसमैन से मुलाकात हुई, 2 सेनेटर से मुलाकात हुई। अब अभी जिन्हें आपने सुना ये उमर खालिद के पिता हैं और ये खुद भी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं जो अपनी एक विचारधारा रखते हैं और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता भी हैं और उसके सदस्य भी हैं। और पहले उमर खालिद के पिता स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के सदस्य भी रह चुके हैं और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से सिमी पर भारत में वर्ष 2001 से अब तक प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि उमर खालिद के पिता का कहना है कि प्रतिबंध लगने से पहले ही उन्होंने सिमी को छोड़ दिया था। जोहरान ममदानी का ऐसे लोगों से मिलना, उनकी मदद और समर्थन करना उनकी सांप्रदायिक और भारत विरोधी सोच को दर्शाता है। वो खुद भी कई सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर चुके हैं, उनके बारे में आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। ये लोग अक्सर भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, भारत में लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। लेकिन ये खुद ही एक खास धर्म, एक खास विचारधारा और एक खास सोच के लोगों को खुलकर समर्थन देते हैं। और जिस उमर खालिद के लिए अमेरिका से ये सिफारशी चिट्ठियां आ रही हैं, वो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक पूर्व छात्र है। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, आपको याद होगा, और इनमें 53 लोगों की जान चली गई थी, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बहुत संगीन आरोप हैं, 53 लोग घायल हुए, मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। और इन दंगों की साजिश के आरोप में सितंबर 2020 में इस उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था और तब से वो लगातार जेल में है। 38 वर्ष के उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उमर खालिद पर देशद्रोह, दंगों का षड्यंत्र करना, हत्या और हत्या की कोशिश, सांप्रदायिक तनाव फैलाने और आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा इकट्ठा करने के बहुत ही गंभीर आरोप हैं। किसी भी देश में यह आरोप
बहुत गंभीर माने जाएंगे। उमर खालिद पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया, जिसमें कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा भी हो सकती है। पिछले महीने उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 14 दिनों की जमानत दी गई थी। इससे पहले वर्ष 2024 और फिर 2022 में भी उमर खालिद को 7-7 दिनों की जमानत मिली थी, यानी अब तक उसे 3 बार जमानत मिल चुकी है। लेकिन अमेरिका के ये 8 सांसद अपने पत्र में कह रहे हैं कि उमर खालिद को 5 वर्षों से बिना जमानत के हिरासत में रखा गया है। हालांकि जेल में बंद उमर खालिद को पिछले वर्ष सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया था। पिछले 5 वर्षों में उमर खालिद की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हुई हैं और दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उमर खालिद का जो मामला है भारत की सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रहा है, वहां पर लंबित है, और अगर उस केस में जरा भी मेरिट होती, अगर वो जरा भी जमानत का हकदार होता तो सुप्रीम कोर्ट अब तक उसे जमानत दे चुका होता। लेकिन जोहरान ममदानी और अमेरिका के इन सांसदों का इस प्रकार का बयान देना हमारी स्वतंत्र न्याय प्रणाली और सुप्रीम कोर्ट को भी एक प्रकार की चुनौती देने जैसा है। इससे पहले फरवरी 2016 में उमर खालिद पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर भारत विरोधी नारेबाजी करने का आरोप लगा था और उस समय उमर खालिद और उसके साथी संसद भवन पर आतंकवादी हमले के आरोपी अफजल गुरु के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। यानी भारत में एक वर्ग ऐसा है जो आतंकवादियों का खुलकर समर्थन करता है, और जब भारत सरकार इन पर कार्रवाई करती है, जब भारत का कानून इन पर अपना शिकंजा कसता है, तो अमेरिका में बैठे कुछ लोग इनका बचाव करने के लिए आगे आ जाते हैं। इस मामले को, यह देशद्रोह का मामला है, भारत को तोड़ने का मामला है, दंगे कराने का मामला है, भारत के दुश्मनों की मदद करने का मामला है, आतंकवादियों की मदद करने का मामला है। और जब इन पर भारत का कानून अपना शिकंजा कसता है तो अमेरिका में बैठे ये लोग कहते हैं कि ये तो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे लोगों की सोच की वजह से जो सैकड़ों हजारों लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं, क्या उनके मानव अधिकार नहीं है? क्या उनके लिए कभी अमेरिका के इन सांसदों ने चिट्ठी लिखी है? हमारे देश में जो लोग संसद भवन के हमले में मारे गए, हमारे जो सुरक्षा कर्मी उस हमले में मारे गए, क्या उनके प्रति जोहरान ममदानी ने कभी कोई चिट्ठी लिखी है? क्या उनके परिवारों के लिए कभी कोई चिट्ठी लिखी है? क्या इन सांसदों ने और जोहरान ममदानी ने कभी कहा है कि इन परिवारों को भी न्याय मिलना चाहिए? आज पूरी दुनिया को इस चेन रिएक्शन को समझना होगा कि हम ऐसे लोगों को यहां भारत में पकड़ते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई करते हैं, और दर्द होता है अमेरिका में बैठे कुछ लोगों को। आज बीजेपी ने भी कहा है कि जोहरान ममदानी और अमेरिका के सांसदों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। जो 8 लॉ मेकर्स हैं या यूएस के जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की बात करें। भारत के आंतरिक मामले, भारत के लीगल मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भारत सहन नहीं करेगा। हम लोकतांत्रिक देश हैं, संविधान से चलने वाले हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, उस संविधान के अनुसार यहाँ पर काम होगा। आपकी चिट्ठियों से या आपके दबाव से या आपके नैरेटिव बिल्डिंग से देश में किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा। मैं ये पूर्णतः स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए कितनी अजीब सी बात है कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी है दिल्ली में दंगे कराने के आरोपी उमर खालिद की जमानत में। उमर खालिद और इस विचारधारा के दूसरे युवाओं के लिए अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और वो है टुकड़े टुकड़े गैंग, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर भारत विरोधी और भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी और अमेरिका के ये 8 लॉ मेकर्स खड़े हुए हैं। अमेरिका के जिन 8 लॉ मेकर्स ने उमर खालिद के लिए चिट्ठी लिखी है, उनमें से एक महिला सांसद का नाम है जैन श्कावोस्की, और सितंबर 2024 में राहुल गांधी ने भी अपने अमेरिका के दौरे में इसी सांसद से मुलाकात की थी, और खुद कांग्रेस की वेबसाइट पर इसके बारे में बताया गया है।
आप अपनी स्क्रीन पर आज जो तस्वीर देख रहे हैं वो राहुल गांधी की उसी मुलाकात की है और ये तस्वीर खुद इस महिला सांसद ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इस मुलाकात की एक और तस्वीर है जिसे आज बीजेपी ने भी जारी किया है। तो यहां पर आप इस कनेक्शन को, इस चेन रिएक्शन को आज समझ सकते हैं। तो एक ऐसी सांसद जो राहुल गांधी से मिलती है, एक ऐसी सांसद जो उमर खालिद को जल्दी जमानत देने के बारे में चिट्ठी लिखती है। अब आप इस चेन रिएक्शन को आप समझिए, इस कनेक्शन को आज आप समझिए। ज़ोहरान ममदानी, ये सांसद, राहुल गांधी, इन सब की तस्वीरें एक साथ क्यों आ रही हैं? उमर खालिद पर भारत को लेक्चर देने वाले अमेरिकी सांसद शायद मानव अधिकारों को लेकर अमेरिका का रिकॉर्ड भूल गए हैं। अमेरिका वो देश है जिसने 9/11 के बाद क्यूबा में सैकड़ों कैदियों को बिना किसी मुकदमे के कैद में रखा और यातनाएं दी। वर्ष 2003 में इराक युद्ध के बाद वहां की अबू गरीब जेल में कैदियों के साथ बर्बरता की और वहां एक पुलिस अधिकारी ने हिरासत के दौरान एक अश्वेत व्यक्ति का गला दबाए रखा जिससे उसकी मौत हो गई और उसके आखिरी शब्द थे, आई कांट ब्रीथ। इसके बाद अमेरिका में एक कैंपेन चला जिसका नाम था ब्लैक लाइव्स मैटर। कि मानव अधिकारों का अगर हनन देखना है तो आप बांग्लादेश की तरफ देखिए, आप पाकिस्तान की तरफ देखिए। लेकिन अमेरिका बांग्लादेश के मामले में भी चुप है और पाकिस्तान के साथ तो अमेरिका आजकल बेहद दोस्ती कर रहा है। अमेरिका की सरकार और कुछ ताकतें चाहती हैं कि दुनिया भर के देशों की सरकार अस्थिर हो जाएं, डगमगाती रहें और उनका एक मॉडल होता है कि किसी भी देश में अगर कोई सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहा है, कुछ अगर ऐसे लोग हैं जो सरकार को अस्थिर कर रहे हैं, जो उस देश में बगावत कर रहे हैं, तो अमेरिका जैसे देश ऐसे नेताओं को समर्थन देते हैं क्योंकि अमेरिका की राजनीति को ये सूट करता है कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो अस्थिर रहें, वहाँ पर कोई ना कोई परेशानी होती रहे। ये अमेरिका का एक बिजनेस मॉडल है और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर भारत में किसी भी प्रकार की जरा सी भी अस्थिरता की एक लहर भी आती है तो अमेरिका के कुछ लोग तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और इसीलिए वो भारत में उमर खालिद जैसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें अपना समर्थन देते हैं और कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर और कभी लोकतंत्र के नाम पर वो अपना समर्थन अलग अलग देश में बगावत कर रहे नेताओं को देते हैं। और इसीलिए अब अमेरिका ईरान में भी जो बगावत चल रही है उसे बढ़ावा दे रहा है। ईरान से आज की बड़ी खबर यह है कि वहां महंगाई और वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन लगातार छठे दिन जारी है और इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक ईरान के सुरक्षा बल का जवान भी है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन विरोध प्रदर्शनों पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के सुरक्षा बल इन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हैं या इनके साथ कोई सख्ती बरतते हैं तो अमेरिका आम लोगों के समर्थन में दखल दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो, यानी अमेरिका पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए तैयार है और ये एक तरह से ईरान को अमेरिका का अल्टीमेटम है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई या उन्हें मारा गया तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए ईरान में दखल देगा। ईरान के हालात पर अमेरिका की लगातार नजर है, लेकिन पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां पर हस्तक्षेप की इस प्रकार खुलकर बात की है। सबसे पहले आप ईरान से आई इन तस्वीरों को देखिए और फिर आपको दिखाएंगे कि ईरान की सरकार ने अब अमेरिका को क्या जवाब दिया है।
ईरान में ये विरोध प्रदर्शन पिछले 3 वर्ष में सबसे बड़े माने जा रहे हैं, जिसमें ईरान के जेन जी, वहां के आम लोग और वहां के व्यापारी सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय से ईरान की मुद्रा लगातार गिर रही है, वहां पर महंगाई बहुत ज़्यादा है और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने ईरान के आर्थिक हालात और ख़राब कर दिए हैं। ईरान के प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी गैर कानूनी विरोध प्रदर्शन और हिंसा को सख्ती से कुचला जाएगा और इस चेतावनी के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका है। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी के एक करीबी नेता ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के घरेलू मामलों में दखल दिया तो पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। यानी अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन सकता है। ईरान के राष्ट्रपति ने इस विरोध प्रदर्शन पर नरम रुख अब तक अपनाया है और ये भी कहा है कि सरकार की नाकामियों ने ही ईरान के इस संकट को जन्म दिया है। مردم ناراضی هستند ما مقصریم شما مقصرید دنبال آمریکا نگردید دنبال نمیدونم کسی دیگه نرید ماییم که باید خدمت بدیم و اونا از ما راضی باشن ماییم باید که منابعمون رو درست مدیریت کنیم ماییم باید راه پیدا کنیم و مشکل حل کنیم ماییم باید که تلاش بکنیم و این مشکلات رو براش راه حل پیدا کنیم। तो ईरान इस समय एक बड़े मुश्किल हालात में है। वहाँ के राष्ट्रपति अभी भी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी नरमी से उनसे बात कर रहे हैं कि और उन्हें उम्मीद है कि शायद ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे समाप्त हो जाए, क्योंकि अगर ये समाप्त नहीं हुए, अगर विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ते चले गए तो अमेरिका को ईरान में सीधे दखल देने का एक बहाना मिल जाएगा और अमेरिका यही चाहता है। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों में हमेशा इसी तरह से हस्तक्षेप किया है। पहले ये देश अस्थिर होते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई बगावत होती है, वहाँ का जो शासक होता है या वहाँ पर जो सरकार होती है उसे बहुत कमज़ोर कर दिया जाता है और फिर अमेरिका जैसे जो देश हैं वो वहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं और फिर रिमोट कंट्रोल से वहाँ की सरकार को वो चलाने लगते हैं। और अमेरिका इसी तरह का काम ईरान में भी करना चाहता है। अब बात करते हैं भारत के नए साल के जश्न की। आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि भारत में नए साल से ठीक पहले 31 दिसंबर को क्या चल रहा था। हो सकता है कि आपने भी जमकर पार्टी की होगी। देश में करोड़ों लोग अपने घरों से बाहर निकले, जगह जगह पर उन्होंने डांस किया, मौज मस्ती की और आपने भी सोशल मीडिया पर और वैसे भी ये सारी तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें लोग पार्टी से ज़्यादा हुड़दंग कर रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, अश्लीलता कर रहे हैं। इसी तरह से पहाड़ों पर भी लोगों के हंगामा करते हुए बहुत सारे वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। आज देश के लोगों को हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि नया साल है, पार्टी कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे सेलिब्रेट कीजिए, यह आपका अधिकार है। अच्छा खाना खाइए, मनपसंद जगह जाकर छुट्टियां मनाइए, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ मिलिए, लेकिन अश्लीलता मत कीजिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे किसी को कोई असुविधा हो। इस बार बहुत सारे वीडियोस हमने ऐसे देखे जिसमें लोग अश्लीलता कर रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर, और साथ ही ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जिससे बाकी के लोगों को असुविधा हो रही है। आपको पार्टी करनी है, आप अपने घर में कीजिए, प्राइवेट स्पेस में कीजिए, किसी होटल में कीजिए, रेस्टोरेंट में कीजिए, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर इस प्रकार की पार्टी करने का कोई मतलब नहीं है। इससे भी भारत के कुछ लोगों का चरित्र पूरी दुनिया ने देख लिया। अब आपको ये बताते हैं कि नए साल पर भारत के लोगों ने क्या खाया और क्या पिया। इससे आप ये समझ पाएंगे कि भारत के लोगों की सोच क्या है, उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। 31 दिसंबर को शाम 7:30 बजे तक देश भर में एक फूड डिलीवरी ऐप पर 2 लाख से ज़्यादा बिरयानी के ऑर्डर दिए गए। यानी भारत के लोगों की आज भी जो फेवरेट डिश है वो है बिरयानी।
रात 8 बजे से पहले हर मिनट 1336 बिरयानी के ऑर्डर दिए जा रहे थे। बिरयानी को लेकर लोगों में इतना ज्यादा क्रेज था कि भुवनेश्वर में एक व्यक्ति ने अकेले ही 16 किलो बिरयानी का ऑर्डर दिया। बिरयानी के बाद दूसरे नंबर पर रहा पिज्जा और रात 8:30 बजे से पहले एक फूड डिलीवरी ऐप ने 2,18,000 पिज्जाज की डिलीवरी की, जबकि तीसरे स्थान पर रहा बर्गर, जिसकी 31 दिसंबर को रात 8:30 बजे तक 2 लाख से ज्यादा डिलीवरीज हो चुकी थी। नागपुर में एक व्यक्ति ने एक ही दिन में 93 बार फूड डिलीवरी के ऑर्डर्स दिए। इसी तरह सूरत में एक व्यक्ति ने 31 दिसंबर को 22 अलग अलग रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ऑर्डर दिया। अब आपको एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। 31 दिसंबर को किस सामान की मांग सामान्य दिनों के मुकाबले कितनी गुना ज्यादा बढ़ गई? तो देखिए, अंगूर की मांग 15 गुना बढ़ गई, केक की मांग 7 गुना, बारबेक्यू और उससे जुड़े सामान की मांग 6 गुना बढ़ गई। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी ग्लासेस, कैलेंडर्स और पिज्जा बेस की मांग भी कई गुना बढ़ गई थी। ये आंकड़े केवल एक फूड डिलीवरी ऐप के हैं। अगर देश के सारे फूड डिलीवरी ऐप्स को इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। नए साल पर शराब की बिक्री भी काफी ज्यादा रही। आंध्र प्रदेश में सिर्फ 31 दिसंबर को ही 172.47 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई, जबकि तेलंगाना में 30 दिसंबर को 375 करोड़ रुपए और 31 दिसंबर को 352 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। ये भी भारत की एक सच्चाई है। और जैसे ही नया साल शुरू हुआ, नए साल पर आज आपके लिए हम एक बड़ी खुशखबरी भी लेकर आए हैं। भारत में बुलेट ट्रेन के शुरू होने की तारीख अब आ गई है। आज से 19 महीने के बाद 15 अगस्त 2027 को भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन चलेगी। भारत जब आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो उसी दिन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया इतिहास भी लिखा जाएगा। वैसे तो दुनिया के कई देशों में दशकों से बुलेट ट्रेन चल रही हैं और हाई स्पीड ट्रेन को ही अक्सर बुलेट ट्रेन कहा जाता है। जिस ट्रेन की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होती है उसे हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है और आप इसे बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। इस समय हमारे देश में अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती है। पिछले ही महीने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रफ्तार का एक और परीक्षण किया गया, जिसमें ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई। भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली वंदे भारत तो बहुत जल्द हमारे देश में चलने लगेगी, लेकिन बुलेट ट्रेन का सपना अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, जो कि अब 19 महीने के बाद पूरा हो जाएगा। यह बुलेट ट्रेन अहमदाबाद के साबरमती से मुंबई तक चलेगी। इस ट्रेन का रूट 508 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें कुल मिलाकर 12 स्टेशन होंगे, जिनमें 8 स्टेशन गुजरात में हैं और 4 महाराष्ट्र में होंगे। हर ट्रेन में एक बार में 690 यात्री सफर कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। यह देश पहली बार इतनी तेज गति से चलने वाली ट्रेन को देखेगा। साबरमती से मुंबई की दूरी 2 घंटे 17 मिनट में पूरी होगी और अभी इस दूरी को पूरा करने में कम से कम 7 घंटे का समय लगता है, तो 7 घंटे से यह समय कम होकर 2 घंटे 17 मिनट हो जाएगा। बुलेट ट्रेन जब शुरू होगी तो पहले साल में यह ट्रेन दिन में 35 बार साबरमती से मुंबई और 35 बार मुंबई से साबरमती के बीच चलेगी। यानी एक दिन में कुल मिलाकर 70 चक्कर इस ट्रेन के लगेंगे आने जाने में। पीक आवर्स में हर 20 मिनट पर और नॉन पीक आवर्स में हर 30 मिनट पर एक बुलेट ट्रेन चलेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं है। अगर आपकी ट्रेन छूट भी गई तो अगले आधे घंटे में दूसरी बुलेट ट्रेन आपके पास आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अहमदाबाद से मुंबई कोई काम से जाना चाहते हैं वो सुबह अहमदाबाद से मुंबई जाकर शाम को अपना काम करके मीटिंग करके वापस अहमदाबाद लौट सकते हैं ट्रेन से। इसी प्रकार से मुंबई से जो लोग अहमदाबाद जाना चाहते हैं या उन 12 स्टेशंस पर जाना चाहते हैं जहां ये ट्रेन रुकेगी, वो एक ही दिन में अपनी सारी मीटिंग्स काम करके वापस मुंबई पहुंच सकते हैं। ये एक चमत्कार की तरह है। साबरमती से लेकर मुंबई तक बुलेट ट्रेन को धीरे धीरे अब कई चरणों में शुरू किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत
15 अगस्त 2027 को सूरत से बिलीमोरा के बीच होगी। बुलेट ट्रेन के लिए बिल्कुल एक नया रूट बनाया गया है और विशेष तरह की पटरियां उस पर बिछाई गई हैं। इस रूट को बनाने के लिए ज्यादातर टेक्नोलॉजी हमारे भारत की है, स्वदेशी है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि कैसे एक खास टेक्नोलॉजी की मदद से बुलेट ट्रेन के इस रूट को बहुत ही तेज रफ्तार से इस समय बनाया जा रहा है, बहुत ही तेजी से इसका निर्माण हो रहा है। ये कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है। मुंबई का स्टेशन बीकेसी में है। 40 मीटर का ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। एक तरीके से 40 मीटर यानी करीब 120 फुट का ब्रिज, 100 फुट से बड़ा, वो ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। ये इस टेक्नोलॉजी का बड़ा अचीवमेंट है। करीब 50 ट्रक जितना सामान लेके जाती है उतना लोड एक अकेले इस गर्डर का है। भारत में ये टेक्नोलॉजी प्रॉपर जब अपने यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, कंप्लीट इसका मोल्ड, इसको किस तरह से मशीनें, जो ये ऊपर ये आप देख रहे हो मशीन, ये मशीनें, इसको लिफ्ट करने वाली मशीनें, इसको मूव करने वाली मशीनें, ये सारी की सारी मशीनें भारत में डिज़ाइन हुई और भारत में ही बनी। वर्ष 2017 में इस प्रोजेक्ट को भारत और जापान ने मिलकर शुरू किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अहमदाबाद में साबरमती के पास पहली बुलेट ट्रेन की नींव रखी थी। उस समय इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सवाल हमारे देश में खड़े किए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार स्वयं इसके काम की समीक्षा करते रहे हैं और पिछले साल नवंबर में उन्होंने बुलेट ट्रेन स्टेशन का खुद भी दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से लगातार बातचीत की और उस समय एक कर्मचारी ने प्रधानमंत्री को एक कविता भी सुनाई थी और आज हम आपको वो कविता सुनाना चाहते हैं। ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, बस देश आगे बढ़े ये अरमान चाहिए। मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, देश का नाम ऊंचा रहे हर बार बार हो। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी। अगर बुलेट ट्रेन भारत में शुरू हो जाती है तो ये भारत की और भारत के लोगों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यह हमारी टेक्नोलॉजी की भी एक बहुत बड़ी विजय होगी। बुलेट ट्रेन के लिए खास रूट बनाने का काम लगातार जारी है और बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है। इसके लिए विशेष टनल यानी सुरंगें बनाई जा रही हैं और ऐसी ही एक टनल मुंबई के करीब पालघर में बन रही है। उस टनल से हमारे संवाददाता शिशिर शेलार ने आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन ने आज एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। जहां तक बात करें इस पूरे कॉरिडोर की, तो इस पूरे कॉरिडोर में तकरीबन 8 टनल है, मतलब पर्वतीय सुरंग है, जिसमें महाराष्ट्र में जो है 7 आती है और गुजरात में वलसाड में 1 है। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की सबसे पहली पर्वतीय सुरंग जो है उसका ब्रेक थ्रू हो चुका है आज, कि महाराष्ट्र की सबसे लंबी जो है टनल होगी, तकरीबन 1.48 जो है मीटर की ये पूरी टनल रहेगी, तकरीबन 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के आसपास ये रहेगी। और ऐसे में जैसे मैंने पहले कहा कि महज 18 महीनों में जो बनकर तैयार हो चुके, तो ऐसे में कई सारी उसमें चुनौतियां भी थी, खास तौर पर जिस प्रकार से यहाँ पे टोपोग्राफी है। हालांकि जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ इसके ऊपर 170 मीटर जो पहाड़ का भार जो है इस पूरे टनल पर है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने ये काम जो है इसमें रिकॉर्ड वर्क में जो पूरा किया था। सबसे पहली बात बताइए, कितना चैलेंजिंग काम था ये आपके लिए? मतलब बहुत अच्छा चैलेंज था सर, हम पूरा जोर लगा कि मतलब काम किया है, मतलब जल्दी जल्दी हम कैसे ब्रेक थ्रू करने के लिए वही बस ये किया है, बहुत फास्ट है। हाँ, रिकॉर्ड टाइम पर काम हुआ है और बहुत सेफ्टी के साथ काम हुआ है। सेफ्टी का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है और आज हमारे लिए एक जश्न का दिन है और देश के लिए भी एक जश्न का दिन है, जो कि फर्स्ट बुलेट ट्रेन टनल प्रोजेक्ट अभी एक थ्रू हुआ
और बहुत अच्छा लग रहा है। बात करें किस प्रकार से अलग अलग एजेंसीज जो है वो मिलकर काम कर रही है, तो ऐसे में जो टारगेट दिया गया उस टारगेट से पहले तयशुदा वक्त में काम करने का प्रयास सरकार का रहेगा। और ये सब करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण होती है सुरक्षा, जिसका भी जो है यहाँ पे काफ़ी खासा इंतजाम किया गया है। शीर्षलार, डीडी न्यूज़, मुंबई। और जैसा हमने आपको कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद लगातार इस प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे थे और उसका नतीजा ये है कि ये प्रोजेक्ट 10 वर्षों के अंदर पूरा हो पा रहा है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ये समय आत्ममंथन का भी है, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत इतनी देर से क्यों हुई। क्या आप दुनिया में बुलेट ट्रेन का इतिहास जानते हैं? दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन 1 अक्टूबर 1964 को, जी हां 1964 को जापान के टोक्यो से ओसाका के बीच चली थी। इसे शिंकानसेन कहा गया था और उस समय इस बुलेट ट्रेन की स्पीड थी 210 किलोमीटर प्रति घंटा। जापान में हाई स्पीड ट्रेन्स को शिंकानसेन ही कहा जाता है और शिंकानसेन का मतलब होता है न्यू मेन लाइन। यूरोप की पहली हाई स्पीड ट्रेन वर्ष 1977 में इटली के रोम शहर में चली थी। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे कई यूरोपीय देशों में हाई स्पीड ट्रेन्स की शुरुआत हुई और आज अमेरिका, चीन और कोरिया जैसे 10 से ज्यादा देशों में बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं। अफ्रीका के मोरक्को में भी वर्ष 2018 से हाई स्पीड ट्रेन्स चलने लगी और इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन्स का नेटवर्क चीन के पास है और ये 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है। तो अगर हाई स्पीड ट्रेन्स के नेटवर्क की बात करें हम, तो चीन पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। आज दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन की स्पीड 574 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इस समय फ्रांस में चलती है। पिछले महीने चीन ने एक हाई स्पीड ट्रेन का टेस्ट किया है, परीक्षण किया है और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाएगी, जिसका परीक्षण चीन में किया गया है। आज बुलेट ट्रेन को शुरू करने की तारीख को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, असल में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से 46 साल पहले ही भारत में हो जानी चाहिए थी। जब वर्ष 1964 में दुनिया में पहली हाई स्पीड ट्रेन शुरू हुई, तो हमारे देश में अगर मैं ये भी मान लूं कि 10 साल देर हो जाती या 20 साल या 25 साल की देरी के बाद भी इसकी शुरुआत हो सकती थी, लेकिन हम 10, 20, 25, 30 नहीं बल्कि 62 साल की देरी के बाद इसे शुरू कर रहे हैं। भारत में तेज रफ्तार की पहली ट्रेन के तौर पर राजधानी एक्सप्रेस को वर्ष 1969 में शुरू किया गया था, जबकि शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में शुरू हुई। अगर वर्ष 1969 में राजधानी एक्सप्रेस को शुरू किया जा सकता था, तो फिर हाई स्पीड ट्रेन को शुरू करने में इतने साल देरी क्यों हुई? शायद पिछले 4 दशकों में किसी ने इस विजन पर ना तो काम किया और ना ही इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की हिम्मत दिखाई। इसलिए जो काम 80 के दशक में हो जाना चाहिए था, वो काम आज हम 2026 में कर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को पकड़ा, इस प्रोजेक्ट को उन्होंने अपनाया, इस पर लगातार काम किया और ये उन्होंने इंश्योर किया कि अब इसमें कोई डिले ना हो, इसमें कोई देरी ना हो, और इसीलिए अब से 19 महीनों के बाद बुलेट ट्रेन एक सच्चाई बन जाएगी। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की, जो हमेशा खबरों में बने रहते हैं, लेकिन इस समय पूरी दुनिया में उनकी चर्चा नहीं हो रही, बल्कि उनकी बेटी की चर्चा हो रही है। और वो ये है कि क्या किम जोंग उन की बेटी नॉर्थ कोरिया की अगली सर्वोच्च नेता बनने वाली हैं, और उनकी बेटी का नाम है किम जू ए। ये बहस उनकी कुछ नई तस्वीरें आने के बाद शुरू हुई है। सबसे पहले आप किम जोंग उन की बेटी की इन तस्वीरों को देखिए, जिसे नॉर्थ कोरिया की सरकार ने खुद ही जारी किया है, जिसमें वो अपने पिता किम जोंग उन और अपनी मां के साथ 1 जनवरी को अपने दादा और पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समाधि स्थल पर पहुंची। और इस समाधि स्थल पर किम जोंग के पिता और उनके दादा की कब्र है।
위대한 우리의 조국 조선민주주의인민공화국 만세! नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन जो भी सरकारी फंक्शन करते हैं, समारोह करते हैं, वो अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं। और इस बार नए साल का स्वागत भी उन्होंने पूरी भव्यता के साथ किया, जहां पर उन्होंने अपने पूर्वजों को, अपने पिता और अपने दादा को श्रद्धांजलि दी है। और उस दौरान वो अपनी बेटी को भी साथ लेकर गए। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि किम जोंग उन की बेटी का समाधि स्थल पर इस प्रकार जाना कोई संयोग नहीं है और जल्द ही किम जोंग उन अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपनी जानकारियों को पूरी दुनिया से अक्सर छिपा कर रखते हैं। नॉर्थ कोरिया से कोई भी खबर या कोई भी जानकारी बाहर आना आसान नहीं है। वही जानकारी बाहर आती है जिसे वहां की सरकार चाहती है और अक्सर ये सारी चीजों को बहुत गोपनीय रखा जाता है। दुनिया तक सिर्फ वही खबरें पहुंचती हैं जो खुद किम जोंग उन दुनिया को बताना चाहते हैं। और पिछले 3 वर्षों में किम जोंग उन कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी बेटी के साथ नजर आए हैं। पहली बार नवंबर 2022 में एक मिसाइल परीक्षण के दौरान वो अपने पिता के साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी। ये वो तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं। फिर वर्ष 2023 और 2025 में भी वो कई सरकारी आयोजनों में अपने पिता किम जोंग उन के साथ दिखाई दी। यहां भी वो तस्वीरें आप देखिए, ये उनकी बेटी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सितंबर 2025 में वो अपने पिता के साथ। इस समय क्या है? दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनका जो बेटा है वो सबसे बड़ा है, लेकिन उस बेटे और तीसरे बच्चे के बारे में कभी भी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का भी यह दावा है कि किम जोंग उन की बेटी नॉर्थ कोरिया की 4थी पीढ़ी की शासक बन सकती है। अब समझिए कि नॉर्थ कोरिया की सत्ता पर किम जोंग उन के परिवार का नियंत्रण कैसे हुआ। अब थोड़ा आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। वर्ष 1895 से लेकर 1945 तक कोरिया पर जापान का राज था, जापान का नियंत्रण था। तब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही थे और इसे कोरिया कहा जाता था। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में जापान हार गया था और इस हार के बाद जापान के नियंत्रण से कोरिया को आजादी मिल गई। इसके बाद वर्ष 1948 में नॉर्थ कोरिया की स्थापना किम इल सुंग ने की और उन्होंने ही वर्ष 1948 से 1994 तक वहां पर शासन किया और वो किम जोंग उन के दादा थे। उनके बाद किम जोंग इल ने वर्ष 1994 से लेकर 2011 तक नॉर्थ कोरिया पर शासन किया और वो किम जोंग उन के पिता थे। और फिर वर्ष 2011 से अब तक किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। नॉर्थ कोरिया में भी सत्ता में हमेशा परिवारवाद हावी रहा है और इसी परिवार के 3 शासक वहां पर लगातार एक के बाद एक राज करते आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में उत्तराधिकार का फैसला किसी प्रकार की वोटिंग से नहीं होता, ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता, लोग वहां नहीं चुनते, बल्कि किम जोंग उन का परिवार जो है वही शासक को चुनता है और उसी परिवार का व्यक्ति शासक बनता है और वंशवाद को इस देश की मजबूती का एक प्रतीक बताया जाता है। सत्ता के शीर्ष पर कौन होगा ये मौजूदा शासक ही तय करता है और किम जोंग उन को उनके पिता ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और किम जोंग उन अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी आगे चलकर घोषित कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में यह फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन को ही है। और क्या आप जानते हैं कि वहां किम जोंग उन के खिलाफ बयान देना भी एक बहुत गंभीर अपराध है। यहां तक कि बोलचाल में भी किम जोंग उन की आलोचना करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए वहां पर बहुत कड़ी सजा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरिया के टीवी शोज या फिल्म्स देखने या शेयर करने वाले लोगों को फांसी की सजा भी हो चुकी है। वहां पर यह एक अपराध माना जाता है।
अब हम आपको वापस भारत लाते हैं और भारत की एक नई समस्या के बारे में आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं। क्या आप भी अपनी कार चलाते समय म्यूजिक सुनते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये खबर आप ही के लिए है। आप में से ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी में हमेशा म्यूजिक ऑन रखते होंगे, कभी FM रेडियो ऑन रखते होंगे और कभी अपना मनपसंद गाना चलाते होंगे। ड्राइविंग के दौरान म्यूजिक सुनने की आदत आपके लिए खतरनाक हो सकती है। गाड़ी चलाते समय म्यूजिक सुनना आज ज़्यादातर लोगों की आदत बन चुका है। गाड़ी में लोग जैसे ही अपना सीट बेल्ट लगाते हैं वैसे ही उनकी प्लेलिस्ट ऑन हो जाती है। लॉन्ग ड्राइव हो, ज़्यादा ट्रैफिक हो, नींद आने लगे तो हमेशा हर बात पर म्यूजिक ही हमारा साथी बनता है, लेकिन ये आदत आपका जोखिम बढ़ा रही है। एक नई रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार दुनिया भर में 80% से ज़्यादा लोग ड्राइविंग के दौरान म्यूजिक सुनते हैं। पहले ये समझिए कि म्यूजिक सुनते हुए गाड़ी चलाने पर किस प्रकार की परेशानियां होती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ड्राइव करने के समय म्यूजिक का दिमाग और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ड्राइवर का हार्ट रेट इसकी वजह से बढ़ सकता है और दिमाग पर भी दबाव पड़ता है। ध्यान बंटने से स्पीड पर कंट्रोल आपका जो है वो कमजोर हो जाता है और आगे चल रही गाड़ी से सुरक्षित दूरी बनाए रखना कई बार मुश्किल हो सकता है। इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। इस रिपोर्ट में 3 बड़ी बातें बताई गई हैं। पहली, तेज या मध्यम आवाज में म्यूजिक सुनने पर अनजाने में ही ड्राइवर कार की स्पीड को बढ़ा देता है और उसे दूसरी गाड़ियों के हॉर्न की आवाज भी सुनाई नहीं देती। सड़क पर अचानक आने वाले खतरे को पहचानने की उसकी क्षमता कमजोर हो जाती है और यह ज्यादातर युवा ड्राइवर्स के साथ होता है। दूसरा, म्यूजिक अगर धीमी आवाज में सुना जा रहा है तो वो ड्राइविंग को धीमा और नियंत्रित बनाता है। तीसरा, आप कौन सा म्यूजिक सुन रहे हैं इसका भी ड्राइविंग में बड़ा अहम रोल होता है। खुद का चुना हुआ पसंदीदा म्यूजिक ड्राइवर को कम डिस्टर्ब करता है, लेकिन अगर किसी और की पसंद का म्यूजिक ड्राइवर पर थोपा जा रहा है तो इससे ड्राइविंग के दौरान गलतियों की आशंका बढ़ जाती है। हम में से कई लोग लंबे सफर में थकान और नींद को भगाने के लिए भी गाड़ी में म्यूजिक सुनते हैं और ये सच है कि म्यूजिक थकान जरूर कम करता है, लेकिन सिर्फ 15 से 25 मिनट के लिए ही ये थकान कम करता है। इसके बाद म्यूजिक का असर खत्म हो जाता है। और ये भी सच है कि म्यूजिक हमें रिलैक्स करता है, नींद भगाता है और फोकस बढ़ाता है, लेकिन अगर इसे जरूरत से ज्यादा आवाज में सुना जाए या इस प्रकार का म्यूजिक सुना जाए जो आपके दिल और दिमाग पर बुरा असर डालता है तो फिर यही म्यूजिक आपकी जान भी ले सकता है। आज कार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच इस बात की होड़ लगी है कि किसका म्यूजिक सिस्टम ज्यादा शानदार है। गाड़ी खरीदने से पहले लोग अब गाड़ी के फीचर्स तो देखते ही हैं, लेकिन यह जरूर पूछते हैं कि इसमें म्यूजिक सिस्टम कौन सा है और कैसा है। दुर्भाग्य यह है कि जो गाड़ी सफर के लिए बनी थी उसे लोगों ने अब चलते फिरते एक नाइट क्लब में बदल दिया है। कार अब नाइट क्लब और बार जैसी बन चुकी है। सड़कों पर आपको ऐसी कई गाड़ियां मिलेंगी जिनके शीशे काले होते हैं। लोग ब्लैक फिल्म लगाते हैं ताकि बाहर से अंदर का कुछ भी दिखाई ना दे। आज कार लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए एक कमरे जैसी बन चुकी है, एक रूम जैसी बन चुकी है जहां उन्हें पूरी प्राइवेसी चाहिए। वो म्यूजिक अपनी पसंद का सुनना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि बाहर से अंदर कुछ दिखाई ना दे। आपने सोशल मीडिया पर ऐसी कई रील्स देखी होंगी जहां युवा तेज म्यूजिक बजाकर रोड पर गाड़ी चलाते हैं, रील्स बनाते हैं और ट्रैफिक के नियम तोड़ते हैं, और यही सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण भी है। आज कुछ लोग इससे भी एक कदम आगे निकल चुके हैं। अब म्यूजिक के साथ साथ जो नई फीचर्स वाली गाड़ियां आ रही हैं उसमें आप वीडियो और फिल्म भी देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग आजकल गाड़ी चलाते समय स्क्रीन पर वीडियोस देखते हैं। यानी गाड़ी चलाते हुए लोग सिर्फ ड्राइव नहीं कर रहे, वो साथ साथ वीडियो या फिल्म भी देख रहे हैं, और यह आदत जानलेवा है। इसलिए आपको यह सलाह देना चाहते हैं कि जब आप सड़क पर निकलें तो गाड़ी में म्यूजिक का वॉल्यूम कम रखें और यह ध्यान रखें कि यह म्यूजिक आपको और आपकी ड्राइविंग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि भारत सरकार ने आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को एक नई चेतावनी दी है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत।
क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हमारे देश में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब इसका दुरुपयोग भी होने लगा है और इस दुरुपयोग पर केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को एक चिट्ठी लिखी है और ये एक्स के मालिक हैं इलॉन मस्क। पिछले कुछ दिनों से एक्स पर उनके एआई टूल ग्रॉक का इस्तेमाल करके अश्लील तस्वीरें बनाई जा रही हैं और उन तस्वीरों को शेयर भी किया जा रहा है। और ग्रॉक, हम आपको बता दें कि एक्स का एक चैट बॉट है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। अब सरकार ने एक्स से इस प्रकार के तमाम आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट को हटाने के लिए कहा है। सरकार ने कहा है कि एक्स प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की तस्वीरों और वीडियोस को ग्रॉक के जरिए छेड़छाड़ करके अश्लील और अपमानजनक कंटेंट बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा रहा है। ऐसा करने के लिए अक्सर फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह मामला सिर्फ यूजर्स का नहीं है, बल्कि एक्स की निगरानी की एक बड़ी नाकामी है। ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ये सरकार को ये आश्वासन देते रहे हैं कि नहीं, हमारी निगरानी बहुत अच्छी है, हमारा अपना एक मैकेनिज्म है, हम अपने यूजर्स पर निगरानी रखते हैं, सुपरविजन रखते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो यूजर्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग ना करें। लेकिन एक्स की ये नाकामी है कि वो इस प्रकार के अश्लील कंटेंट को अभी तक रोक नहीं पाया। केंद्र सरकार ने जो पत्र लिखा है उसमें एक्स से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है और ये बताने के लिए कहा है कि ग्रॉक के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक्स ने क्या कदम अभी तक उठाए हैं। असल में देखिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार हुआ और लोगों ने इसे बनाया तो था इंसान के फायदे के लिए। बनाया इसलिए था ताकि आपका समय बचेगा, आपके रिसर्च का समय बचेगा, आप जल्दी से जल्दी अपना कोई भी काम कर पाएंगे, इससे इंसान को फ़ायदा मिलेगा, इससे हमारे काम तेज़ी से होंगे। इसका आविष्कार तो इसलिए किया गया था, लेकिन अब उसी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होने लगा है और एक्स पर हाल ही के दिनों में एक नया ट्रेंड चला है जिसमें लोग एक्स का जो एआई बेस्ड चैटबॉट है जिसे ग्रॉक कहते हैं, लोग ग्रॉक का इस्तेमाल करके ये कहते हैं कि फलानी तस्वीर में ये बदलाव कर दीजिए, फलानी तस्वीर को अश्लील बना दीजिए। लोग किसी की भी तस्वीर निकालते हैं, किसी महिला की तस्वीर निकालते हैं और फिर ग्रॉक से कहते हैं कि इस तस्वीर में ये अश्लील बदलाव कर दीजिए और ग्रॉक ये सब कर भी रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि एक्स जैसा प्लेटफॉर्म, अगर आपने उसमें एक ग्रॉक नाम का एआई चैटबॉट बनाया है तो ये निगरानी कौन करेगा कि उस ग्रॉक का दुरुपयोग ना हो, उस ग्रॉक की वजह से लोगों की इस प्रकार की अश्लील तस्वीरें सार्वजनिक ना हो। और लगातार बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति जता रहे थे और आज भारत सरकार ने बिना समय नष्ट किए इस बारे में एक्स को ये चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है और उससे जवाब मांगा है। आने वाले समय में हमारी जो बड़ी चुनौतियां होने वाली हैं वो इसी प्रकार की होंगी, जब लोग एआई का दुरुपयोग करके फेक वीडियोस बनाने लगेंगे, फेक तस्वीरें बनाने लगेंगे और न जाने क्या क्या चीज़ें ऐसी बनने लगेंगी जिसका हम अभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए अब समय आ गया है जब दुनिया भर के देश, दुनिया भर की सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, इंटरनेट को लेकर उतने ही सख्त कानून बनाएं जितने सख्त कानून हमने अभी इससे पहले तक इंसानों को लेकर बनाए थे। हर देश में इंसान अगर कोई भी अपराध करता है तो उसे लेकर उन्हें रोकने के लेकर कानून बने हैं, लेकिन अब अपराध इंसान नहीं कर रहा, अब अपराध इंसान टेक्नोलॉजी के जरिए कर रहा है। इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर रहा है
इंसान इंटरनेट का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए हमारे कानूनों को भी अब बदलने की आवश्यकता है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत का। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कपिला पशु आहार की ओर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वादा है हमारा, साल बदल जाएगा, पर हम पर से आपका भरोसा हम कभी बदलने नहीं देंगे। आपको कुछ कहना है? क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत का। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और उसके साथ जरूर रहें जिसका वक्त खराब हो, लेकिन उसका साथ छोड़ दें जिसकी नीयत खराब हो। नमस्कार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।